प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक अनुसंधान के इस पेपर में सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न जो महत्व हैं उनके पश्चात, उनकी विशेषताओं के पश्चात उसके उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले रिकॉर्डिंग में, वीडियो में मैंने आपको इस सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक की सैद्धांतिक उद्देश्य के ऊपर उसकी मैंने आपको लेक्चर दिया था। आज मैं उसके व्यवहारिक उपयोगिता या व्यवहार में कैसे सामाजिक अनुसंधान काम करता है उस पर आज मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर अगर आप इसके व्यवहारिक उपयोग की या इसके व्यवहारिक उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला जो इसका व्यवहारिक उद्देश्य है वह है सामाजिक समस्याओं को हल करना। बहुत स्पष्ट तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने पहला बिंदु यही यहाँ पर दिया है कि सामाजिक समस्याओं के हल करने में इसकी अपनी बहुत बड़ी महत्वता है। इसकी बहुत बड़ी जो इसका जो है इसका सामाजिक अनुसंधान का जो है हमें सहयोग मिलता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में, अगर आपको उसको कुछ याद है आपको, तो फर्स्ट ईयर में हमने एक टॉपिक पर बात की थी, वो था सामाजिक या समाजशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग पर, जिसको हम अप्लाइड सोशियोलॉजी कहते हैं, व्यवहारिक जो है समाजशास्त्र कहते हैं। क्योंकि जब तक किसी भी ज्ञान का हकीकत में जमीनी धरातल पर जब तक उसका हमें इसका उपयोग नहीं मिलेगा, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब तक वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं होगी, वो बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। एक विषय के रूप में हम अध्ययन करें, ज्ञान अर्जन करें, ज्ञानार्जन करें, जो प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की सोच भी थी कि समाजशास्त्र जो है केवल ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। वो ये देखेगा कि क्या सामाजिक समस्याएं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, लेकिन वो कैसे दूर करने का काम उसका नहीं है, वो दूसरे लोग करेंगे। वर्तमान में हम इन चीज़ों से आगे बढ़ गए हैं। अब लोग यही बात करते हैं कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, जो सुना रहे हैं, जो चीज़ें अनुसंधान के माध्यम से सामने ला रहे हैं, उसका वास्तव में प्रयोग हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या केवल सैद्धांतिक ही बातें आ रही हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है सामाजिक जो हमारी समस्याएं हैं। अब समस्याएं क्या है, हम किनको समस्याएं कहते हैं, कौन सामाजिक समस्याओं का मतलब क्या? सामाजिक समस्याओं का सीधा सा मतलब है कि किसी भी समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसकी दैनिक आवश्यकताओं के अंतर्गत, उसकी जो सामाजिक आवश्यकता है उसके अंतर्गत यदि कोई चीज़ अड़चन बन रही है, रुकावट बन रही है, रोड़ा बन रही है, तो और अधिकांश लोग उससे प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, तो वह एक सामाजिक समस्या होगी। अगर किसी एक दो व्यक्ति विशेष के बीच में ये आ रहा है तो हम उसको व्यक्तिगत समस्या कहते हैं, वो पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। सामाजिक समस्या वो कब बनेगी? जब समाज के अधिकांश लोग उस चीज़ से प्रभावित हो, पीड़ित हो, तो फिर धीरे धीरे वह एक सामाजिक समस्या के रूप में सामने आने लगेगी। और उसके खोज की बात, उसके अनुसंधान के लिए, उसके हल के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान का सहारा भी लेना पड़ता है। हम उसके माध्यम से उसकी खोज करते हैं। आज अगर हम कोविड-19 की बात करें, कोरोना की बात करें, इस कोरोना काल के पश्चात बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं 22 मार्च को रात को, आधी रात को डिक्लेयर किया गया था राजस्थान में, और 24 मार्च के बाद में पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन घोषित हुआ था। उस लॉकडाउन के 3 महीने के पीरियड में, लगभग 3 महीने का जो पीरियड था, और उसके बाद के काल में अभी जब से ये फैला है, क्या कुछ सामाजिक परिवर्तन हुआ है? हमारे सामाजिक जीवन में हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं? क्या हम पहले की तरह बड़े आराम से लोगों के साथ में मिल जुल रहे हैं? सबसे बड़ी बात देखिए कि हम पढ़ भी जो है इस माध्यम से रहे हैं। कॉलेज आना भी आज हमारे बस में नहीं है, जबकि हम जब चाहते तब कॉलेज आते थे। मैं कई स्टूडेंट्स को देखता था तो क्लास में नहीं आते थे, बाहर बैठे बैठे घूमते रहते थे और कोशिश ये करते कि सर नहीं देखे तो ठीक है। हालांकि कॉलेज लेवल पर हम किसी को आवाज़ देकर बुलाते भी नहीं है, लेकिन एक होता है कि भाई पढ़े नहीं पढ़े, अब कब जब मूड हुआ पढ़ लिए, नहीं मूड हुआ नहीं पढ़े। क्या वो सारी चीज़ें आज हमें, हमारी वो बीते हुए समय हमें याद नहीं आते हैं क्या? मुझे भी लगता है, मैं कई बार जब इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है स्टूडेंट्स जब सामने बैठते हैं, उनसे जो इम्पैक्ट आता है पढ़ाई में, उसका जो प्रभाव पड़ता है, वो आमने सामने की जो बात होती है, वो प्रभाव एक अलग प्रभाव होता है।
लेकिन आज इस तरह के वीडियो हमें बना बना कर अपलोड करने पड़ रहे हैं ताकि आप लोगों का नुकसान भी नहीं हो और हमारा भी यूज़ हो जाए, सरकार इसके लिए पैसा भी देती है। तो सामाजिक समस्याएं जब अधिकांश लोग समाज में प्रभावित होने लगते हैं उसको हम सामाजिक समस्या कहते हैं, और उसके हल के लिए सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से भी हम उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी समस्याओं के हल ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसको लागू करने का भी प्रयास करते हैं। तो पहला बिंदु तो ये हुआ। अब हम दूसरी बात करें, प्रशासन में भी ये सहायता देता है। बड़ा आसान है, प्रशासनिक सहायता तो होती ही होती है, क्योंकि जब मोटे स्तर पर किसी काम को लागू किया जाना है, बृहद स्तर पर, तब हमें प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि इंडिविजुअल या व्यक्तिगत तौर पर हम बहुत ज़्यादा उस पर कारगर रूप से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से, और बार बार लोग कहते भी हैं, आप देखिए कई बार जब इस प्रकार की चीज़ें आती है, भाई ये सभी वैज्ञानिकों से, चिंतकों से, जो बायोलॉजिकल रूप से तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से अगर देखिए तो साइकाट्रिस्ट इस पर बहुत काम कर रहे हैं, और भी दूसरे प्रभाव जो चीज़ें वो आ रही हैं कि आप घर में बैठकर योग कर सकते हैं, ये करें वो करें, ताकि लोग उस पीरियड के दौरान पैनिक नहीं हों, इससे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं हों। ये चीज़ें आपको लगेगी ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बैठे, खुले रूप में हम बैठे और घूम रहे हैं, तब तक तो ठीक है, हमें लगेगा नहीं। लेकिन आप सोचिए उन लोगों की बात जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं और जो अपने छोटे से फ्लैट्स में दड़बे की तरफ बंद है, अपने कबूतर खाने में बंद से हैं, उन लोगों की क्या मानसिकता होती होगी, आप उसको भी देखिए। आप ये मत सोचिए कि हम तो गांव में बैठे हैं, हमारे तो इस तरह ऐसा आसपास कुछ नहीं है, जो शहरों में बैठे और आज आमने सामने। अच्छा, गांव में भी अब तो स्थिति ऐसी हो गई है, गांव में जब से फैल रहा है, बाहर से कोई आ रहा है तो उसको दूर रखो, अरे यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गाँव में तो लोगों ने बीच में ये स्थितियाँ हो गई थी कि गाँव ने जैसे ही कहीं एक आध मिला तो उन्होंने तो खुद अपने गाँव के रास्ते ही बंद कर दिए, बाहर वाले अनजान लोगों को तो उन्होंने आने ही नहीं दिया। तो एक प्रकार से प्रशासन की सहायता में भी या प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने में, उस समस्याओं को दूर करने में भी सामाजिक अनुसंधान का जो है एक व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य इसमें जो है वो सफल होता है और उसमें वो प्रशासन की सहायता करने में सक्षम होते हैं। तीसरा है सामाजिक योजनाओं में सहायता। जो हमारी सामाजिक योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक योजनाएं बनती तो हैं, नियम बनते तो हैं, कानून बनते तो हैं, लेकिन वो सही रूप में प्रभावी रूप से लागू नहीं होते। आपको मैं इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। आप एक वक्त में देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। कितनी विधवाओं का पुनर्विवाह जो है वो हो पाता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। इसी प्रकार से मृत्यु भोज पर रोक, अभी नागौर में नई नई एसपी मैडम आई हैं, धनखड़ मैडम, एग्जैक्टली पूरा नाम मुझे उनका याद नहीं है, लेकिन उन्होंने आते ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि उन्होंने कहा मृत्यु भोज पर हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे। बेसिकली उनका कारण तो ये था कि मृत्यु भोज में अभी कोविड-19 में, हालांकि वो नियम तो कब का, आज का थोड़ी बना है, आज़ादी के पहले का बना हुआ है मृत्यु भोज पर प्रतिबंध का नियम, आप किताब उठाकर देखिए। लेकिन हम लोगों ने कहाँ इसको लागू कर पाए, हम कहाँ लागू कर पाते हैं। उल्टा लोग शादी ब्याह का काम, खाना भले करे नहीं करे, भोज करे नहीं करे, चल जाता है, लेकिन मृत्यु भोज नहीं करे तो बड़ी समाज में स्थिति बड़ी वो हो जाती है, हंसी का पात्र होता है व्यक्ति, सामाजिक निंदा का और आलोचना का पात्र होता है व्यक्ति, जबकि उसमें कई लोग बर्बाद हो गए, कर्ज ले लेके बेचारे वो काम करते हैं। तो कानूनन तो अपराध था ही, लेकिन वो क्या कानून प्रभावी रूप से लागू हो पाया क्या? आज इतने लगभग 100 साल उसको हो गए होंगे, क्या वो लागू हो पा रहा है क्या? आज भी हमें ये बात, अभी तो कोविड-19 के हिसाब से कहा जा रहा है कि भाई लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ में खाना खा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि आज भी आप जाइए कहीं ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर जहाँ पर भी किसी की मृत्यु हो गई है और अगर वो बड़ी उम्र में है व्यक्ति, तो लोग वहाँ जा रहे हैं, आराम से भोजन वोजन हो रहा है और सब कुछ चीज़ें आराम से हो रही है, और आप सब जानते हैं इन चीज़ों से, आप अनभिज्ञ नहीं हैं। तो सामाजिक योजनाएं भले ही बना ली जाए, लेकिन अगर वो आम आदमी के या सामाजिक लोगों उस अवधारणा के अगर वो विपरीत है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, सफल नहीं हो पाती है। बाल विवाह आप देख लीजिए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम राजा राम मोहन राय ने उस वक्त प्रयास किया था, विधवा और बाल विवाह और ये सारी बातें, उस वक्त वो सारी चीज़ें आई थी, आज भी लागू नहीं हो पा रही है सही ढंग से। आज भी बाल विवाह होते हैं, आखाती जाती है और बाल विवाह धड़ल्ले से होते हैं, हालांकि पहले से कम हुए हैं, लेकिन ये कम क्या कानून के दृष्टिकोण से हुए हैं क्या?
नहीं, ये जागरूकता से हुए हैं। आम आदमी खुद, अब जो सामान्य व्यक्ति वो खुद नहीं चाहता, इसलिए बाल विवाह पर रोक आ रहा है। हालांकि कानून उसमें उसकी मदद करता है, इसमें निश्चित तौर पर उसका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ये सारी जो कानून बने, ये विधान जो बने, ये सही रूप से नहीं बनाए गए, सही रूप से लागू नहीं किए गए, इसलिए सामान्य व्यक्ति तक ये नहीं पहुंच पाई और ये केवल नियम के नियम ही बने रह गए। आम आदमी के तक इसकी, या सामान्य व्यक्ति तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई। इसलिए सामाजिक योजनाओं को बनाने में सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो उन चीज़ों के आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि कैसे इन चीज़ों को लागू किया जाए, ताकि जन जन में ये चीज़ें बात पहुंच सके। तो सामाजिक योजनाओं बनाने में सामाजिक अनुसंधान का गहरा योगदान या उपयोगिता सिद्ध होती है। इसी प्रकार से पांचवा बिंदु अगर हम देखें तो सामाजिक जो घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए भी कहीं ना कहीं, चौथा बिंदु अगर हम देखें तो सामाजिक घटनाएं जो हैं उस पर नियंत्रण रखने के लिए भी कहीं ना कहीं सामाजिक अनुसंधान का अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका बहुत बड़ा उसका उपयोग है। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण तो तभी हो पाएगा जबकि वो समाज के बनाए हुए नियमों के आधार पर, और अधिकांश लोग जैसा चाहते हैं उसके आधार पर वो काम बने। अभी मैंने जस्ट आपको उदाहरण दिया है विधवा पुनर्विवाह का, बाल विवाह का, मृत्यु भोज का, अस्पृश्यता जो एक्ट है, यानी कि अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, तब का अस्पृश्यता का नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है। और वास्तव में भारतीय समाज में ये एक बहुत बड़ा दब्बा है कि जन्म के आधार पर हम लोगों से छुआछूत करते हैं। ये सही नहीं है। एक व्यक्ति को आप जन्म के आधार पर योग्य और अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। वो मानवता के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, और अगर कोई धर्म का ठेकेदार है तो वो धर्म के खिलाफ भी है, क्योंकि सनातन धर्म में कहीं पर भी जन्म के आधार पर ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं थी। ये बाद में लोगों ने अपने फायदे के लिए बना दिया, और आज भी आधुनिक जो संत बने बैठे हैं, आधुनिक संत नहीं कहूँगा, आधुनिक जो राजा बने बैठे हैं जिनको हम नेता कहते हैं, ये अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए उसी जातिवाद को आज भी बनाए रखे हैं। और जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं उनको वो अच्छा लग रहा है, वो चाहते हैं कि नहीं, इस फायदे को बरकरार रखे जाए, क्योंकि उनको हटाया नहीं जाए। पहले भी यही होता था, कुछ जातियों को विशेष तौर पर उच्च माना गया था, कुछ जातियों को निम्न माना गया था। अब क्या किया गया, उसका थोड़ा उल्टा कर दिया। पहले जिनको उच्च माना गया, अब उनको निम्न की श्रेणी में, एक तरह से समझ लीजिए, उनको निम्न तो ना कहे, लेकिन कहा उच्च जातियाँ हैं, तो आज उच्च जाति में होना कोई चाहता ही नहीं, क्योंकि उसको कई फायदे नहीं मिलते, सरकारी फायदे नहीं मिलते। और निम्न जातियों को फायदे होते तो हर कोई निम्न जाति में घुसना चाहता है। इसको डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। ये जो है एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार का भी जो है एक प्रकार का समाजीकरण हो गया है, और इस पर प्रश्न भी बनते हैं। संस्कृतिकरण का उल्टा भी हो रहा है, और एमएन श्रीनिवास ने जो संबोध दिया था संस्कृतिकरण का, उस संस्कृतिकरण का बिल्कुल उल्टा है ये, जिसको उन्होंने सेंसिटाइजेशन जो नाम दिया था उन्होंने, उसका ये चल रहा है। और ये एक प्रकार से सामाजिक घटना, ये चूंकि उसमें इन नियमों में आज भी लोग, और ये देख लीजिए आप, भले हम कितना ही भाषण दे दें, कितनी ही बातें कर रहे हैं, कॉलेजेस और ऑफिस में नहीं है, लेकिन एक जाति विशेष को आज भी हम अपने घर में सादर आमंत्रित तो नहीं करते हैं, बशर्ते वो कोई अफसर बन गया हो तो बात अलग है, वरना उसके बाद में भी पुराने लोग घर में जो बैठे हैं वो क्या कहते हैं, वो आपसे और मुझसे छुपा हुआ नहीं है। बातें कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। तो जब समाज के बनाए हुए चीज़ों के आधार पर तो सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण कब होगा? आप कानून के आधार पर उनको डरा तो सकते हैं, लेकिन जब तक आम व्यक्ति की मानसिकता में बदलाव नहीं होगा तब तक नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो सामाजिक घटनाओं के नियंत्रण पर भी सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिल सकता है, बशर्ते उसको सही रूप में लागू किया जाए। और अंतिम है सफल विकल्पों की खोज में सहायता। विकल्प हमेशा होने चाहिए, ऑप्शन हमेशा होने चाहिए। अगर हमारे पास में विकल्प होंगे, अगर ये नियम सही रूप से लागू नहीं हो रहा था उसको इस रूप से अमेंडमेंट करके उसको इस तरह से लागू किया जा सकता है। अगर ये योजना लागू नहीं हो रही तो उसको थोड़ा इस रूप में बदल कर लोगों को, योजनाओं को लागू किया जा सकता है। जैसे मैं कॉलेज एजुकेशन की इस वीडियो वाली संस्कृति पर ही बात,
अब इन्होंने पता नहीं कहाँ दे दिया, सेक्शन वाइज बना दिए, जैसे स्कूलों में सेक्शन होते हैं, उनको शायद समझ में ही नहीं आया। ऊपर बैठे अफसर पता नहीं वो IAS ऑफिसर कैसे बन जाते हैं और किस प्रकार में बन जाते हैं। मैं तो खुले तौर पर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बात कह रहा हूँ आपको। भाई साहब, कैसे आप रिकॉर्ड सेक्शन बना के कराएंगे पढ़ाई? समाजशास्त्र का विद्यार्थी अनिवार्य नहीं है कि उसने इतिहास भी ले रखा है, अनिवार्य नहीं है उसने अंग्रेजी साहित्य भी ले रखा है। और केमिस्ट्री की चीज़ें मुझे क्या समझ में आएगी, समाजशास्त्र के टीचर को क्या समझ, विद्यार्थी को क्या समझ में आएगी? उसने क्या वीडियो डाला है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना फ़ायदेमंद नहीं है, क्या है, कैसे है। हाँ, सब्जेक्ट के हिसाब से हम सेक्शन बना सकते हैं। और असाइनमेंट, कितनी हास्यास्पद बात है, पिछले इतने दिनों से मैं लगातार असाइनमेंट दे रहा हूँ। हमारे इस ग्रुप में, BA सेकेंडरी के इस ग्रुप में, समाजशास्त्र ग्रुप में लगभग 150 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर मात्र 4 लोगों ने दिया। क्या मेरे प्रयासों में कमी है, मेरे समझाने में कमी है? आप थोड़ा इसको सुनिए। मैं इतनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें वो हैं जो क्लासरूम में जैसे हम बात करते हैं उस रूप से मैं आपको टीचिंग करने का, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये ऑप्शन कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं दिया गया कि आप कॉलेज में आकर फार्म भरें। आप स्वेच्छा से कॉलेज में आते हैं, स्वेच्छा से आपने रेगुलर एडमिशन लिए हैं। अब अधिकांश लोग अगर स्कॉलरशिप के लिए लिए हैं तो वो एक बात अलग है, वरना पढ़ना तो आपने खुद ने चॉइस इसको चूज़ किया है। तो आप इन चीज़ों को सुने, उस पर मनन करें, क्योंकि ये ज्ञान आपको बाद में, किताबी ज्ञान तो आपको मिले, किताबें तो आपके घर में भी अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको पढ़ लेंगे, जानकारियाँ बहुत है, लेकिन ज्ञान उस रूप में नहीं मिल पाएगा। क्लासरूम टीचिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होती है। इस चीज़ को आप समझें तो सफल विकल्पों की खोज में सहायता, यानी कि अगर एक चीज़ अगर सही मायने में सक्सेसफुल नहीं हो रही तो दूसरी चीज़ को हम लागू करने का प्रयास करें। इस तरह की चीज़ें जो है सामाजिक अनुसंधानों में बड़ी आसानी से की जा सकती है, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा की जा सकती है, उसको लागू किया जा सकता है। तो मैंने अपने इस प्रयास के दौरान आपको अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया। कल मैंने सैद्धांतिक उद्देश्य की बात की थी, आज मैं व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्यों पर बात कर रहा हूँ। और अब इसका एक लास्ट टॉपिक और बचा है जिस पर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।